नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने 12th क्लास का पहली बुक का 5वां और छठा लेसन डिस्कस करने जा रही हूँ। इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आपको मेरी पुरानी वीडियो कैसे लगी जो मैंने पिछली बार डाली थी, और यदि कोई सजेशन है तो मैं चाहूँगी कि आप उसको कमेंट्स बॉक्स में लिख दें और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब मैं शुरू कर रही हूँ। समकालीन दक्षिण एशिया। इसमें सबसे पहले ये पूछा जाता है कि दक्षिण एशिया के अंतर्गत कौन कौन से देश शामिल हैं। तो इसमें बताया गया है कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये जो हैं 7 देश हैं। बाद में इनमें 2 देश और शामिल हुए, अफ़गानिस्तान और म्यांमार। तो इनके बारे में पूछा जाता है। 1 नंबर या 2 नंबर में ये क्वेश्चंस आते हैं, और चीन को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा इसकी भौगोलिक अवस्था के बारे में भी पूछा जाता है, जो इसमें दिया गया है पूरी तरह से। और इसके अलावा पूछा जाता है कि इसमें राजनीतिक स्थिति कैसी है। भारत और श्रीलंका में आज़ादी के बाद से ही लोकतंत्र स्थापित है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में सैन्य तंत्र का जोर ज़्यादा है, और नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र पहले बना था, फिर अब लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भूटान में राजतंत्र है, और मालदीव में सल्तनत पहले हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को बल दिया गया है। और इसके अलावा ये पूछा जाता है कि अब ये पाकिस्तान के बारे में आ गया, तो पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पूरी तरह से बताया गया है, और किस तरह से वहाँ पे प्रधानमंत्री का शासन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में बताया गया है, और किस तरह से वहाँ लोकतंत्र बना फिर उखड़ा, इस तरह से इसके बारे में बताया गया है। नेपाल में भी अगले उसमें पूछा गया कि बताया गया है कि नेपाल में किस तरह से राजतंत्र था, लेकिन अब वहाँ लोकतंत्र की स्थापना की गई है। और उसके बारे में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। श्रीलंका के बारे में पूछा जाता है कि वहाँ कौन से 2 जातीय हैं जिसमें आपस में अभी भी संघर्ष रहता है। तमिल और सिंगली संघर्ष जो है वहाँ पे रहता है अभी भी, और इसके बारे में आता ही है अक्सर क्वेश्चन में CBSE में। इसके बाद आता है भारत के इन देशों के साथ किस तरह के संबंध है, विवाद के मुद्दे कैसे हैं, और किस तरह से इनके साथ अच्छे संबंध भी हैं और सहयोग के संबंध हैं, तथा विवाद के मुद्दे इन विभिन्न देशों के साथ किस तरह के हैं। सार्क के बारे में पूछा गया है। पूछा जाता है कि सार्क कितने देशों से मिलकर बना हुआ है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, और इसके शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, और कितने देश इसमें शामिल हैं, और किन किन मुद्दों पर इसमें बात होती है। अगला है साप्टा का फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई और ये किस लिए काम करता है, इसके उद्देश्य क्या हैं। इसका फुल फॉर्म है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार सौदा। और सार्क की उपलब्धियां दी गई हैं, बहुत अच्छे से ही इसमें पॉइंट में एक्सप्लेन है, ये ऐसे ही याद कर सकते हैं हम। 1 अंक वाले प्रश्न के उत्तर सारे ही करने हैं आपको, 2 अंक वाले प्रश्न के उत्तर भी सारे ही करने हैं। 4 अंक वाले प्रश्न में पूछा गया है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र को कमज़ोर बनाने वाली 4 स्थितियों के बारे में। तो इसमें एक तो सैन्य शासन का ही बारे में है, और भी दूसरी बुक्स में इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया गया है, ये आता है पेपर में। और नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई, सार्क के उद्देश्य इम्पोर्टेंट है। और भारत और पाकिस्तान के किसी 4 सामान्य समस्याओं का वर्णन कीजिए, ये किताब में भी दिया गया है पूरी तरह, और इस सपोर्ट मटेरियल में भी बताया गया है। और
सार्क, साप्टा, लिट्टे और IPKF का पूरा नाम बताइए। ये अच्छे से जितनी भी पूर्ण नाम वाले क्वेश्चंस हैं उनको तो अच्छे से ही कर लीजिए, क्योंकि पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, एक एक नंबर में आ जाते हैं क्वेश्चंस। और ये अवतरण वाला क्वेश्चन से अनुच्छेद आता है और इसमें से क्वेश्चंस बन के आते हैं। और ये मानचित्र है। अब जैसे ये चारों ओर स्थल से घिरा हुआ देश, तो इसका आंसर आएगा ई। तो हमने पहले ये लिख देना है 1 नंबर, फिर इसमें टेबल में लिखना है, ई, फिर साथ में लिखना है नेपाल। तो इस तरह से नंबर मिलेंगे। फर्स्ट नंबर में ए आएगा और नेपाल आएगा, तो ये एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगर ई की जगह हम बी लिख देंगे और नेपाल लिख दिया तो भी हमें आधा नंबर मिलेगा। वह देश जहाँ जातीय संघर्ष हुआ, श्रीलंका। श्रीलंका में कौन सा नंबर डाला हुआ है? सी। तो सी में हमने लिखना है, दूसरे नंबर में हमने लिखना है सी और श्रीलंका, तब हमें नंबर पूरे मिलेंगे। अगर हमारी ये वर्णमाला गलत हो गई, अल्फ़ाबेट्स गलत हो गए, तो हमारे को नंबर नहीं मिलने वाले, आधे नंबर मिलेंगे। और ये कार्टून है, ये इम्पोर्टेंट कार्टून है, इसके अच्छे से कर लीजिए। इसमें कार्टून में ये समझाया गया है कि दिखाया गया है कि भारत और पाकिस्तान आमने सामने बैठे हैं और इनमें आपस में कई मुद्दों पर सहमति नहीं हो पाती। और अभी तो कई टाइम से सार्क का सम्मेलन इस 2-3 साल से हुआ ही नहीं है। और इसमें भारत और पाकिस्तान के संबंधों में प्रकाश डालिए। और दक्षिण एशिया के अपेक्षाकृत छोटे देशों के भारत के प्रति आशंका वाले क्षेत्र कौन से हैं? मतलब इसमें श्रीलंका, इसमें जैसे नेपाल को चिंता लगी रहती है कई मुद्दों पर कि वह यहाँ नक्सलवादियों को भेज रहा है, या इस तरह से कई छोटे छोटे क्वेश्चंस। नेपाल को किन चीज़ों का डर है भारत से, या पाकिस्तान को किन चीज़ों का डर है, तो ये जो छोटे देश हैं उनके बारे में भी ये है कि इसके बारे में पूछा जा सकता है। और 1 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर हैं, 2 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर, 4 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर। और ये 6, 7, 8, 5 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर, 6 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर। तो इस तरह से ये लेसन यहीं ख़त्म होता है। अगला लेसन है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, 6ठा लेसन है ये। इसमें UNO के बारे में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बताया गया है। इसमें तो इस पहला क्वेश्चन ये आता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों है, इसका अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है, युद्धों को रोकने के लिए, विश्व में आर्थिक विकास करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन महत्वपूर्ण काम करते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में या आर्थिक विकास के मुद्दे उठाते हैं। इस तरह से थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो इसमें आंसर पूरे मिलेंगे। और वैश्विक ताप वृद्धि से निपटना, यानी कि जो पर्यावरण के कारण समस्याएं हो गई हैं, पर्यावरण में के कारण पर्यावरण असंतुलन पैदा हो गया, तो उस पर भी UNO, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन काम कर रहे हैं। और इसमें मेन तो यूनाइटेड नेशन के बारे में ही बताया गया है इस लेसन में। और लीग ऑफ नेशंस जो था द्वितीय विश्व युद्ध से पहले बना था, और इसकी स्थापना इसलिए की गई थी कि कोई और विश्व युद्ध ना हो, लेकिन ये द्वितीय विश्व युद्ध हो गया और इसकी वजह से प्रथम ये लीग ऑफ नेशंस असफल हो गया और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई 24 अक्टूबर 1945 में। और ये इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के
6 अंक बताए गए हैं और इनको अच्छे से याद कर लीजिए। इसमें 89% जो है अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इसका कोई महत्वपूर्ण काम दिख नहीं रहा था। और सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हैं। और ये इसकी मुख्यालय, ये टेबल अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये आते ही है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न के अंग के बारे में बताया गया। मेन इसमें सुरक्षा परिषद से संबंधित क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसके स्थायी सदस्यों की संख्या, अस्थायी सदस्यों की संख्या और वीटो का अधिकार क्या होता है, और इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का नाम, और संयुक्त राष्ट्र संघ किन किन मुद्दों पर काम करता है। और ये सारे चार्ट बना हुआ है कि शुरू से ही जो इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए क्यों मांग की जा रही है, क्या दृष्टिकोण है जिसकी वजह से भारत को स्थायी सदस्य बनाने के लिए जोर दिया जा रहा है। ये पॉइंट दिए गए हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिए, इसको पूरा एक्सप्लेन करना है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न एजेंसियां और उनके क्या काम हैं, छोटे में एक एक नंबर में याद कर लीजिए। और संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक ध्रुवीय विश्व यानी अमेरिका के साथ रहते हुए उसकी को अधिक प्रासंगिक बनाने के उपाय, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में ज़्यादा योगदान, वित्तीय योगदान अमेरिका का है, इसलिए ये माना जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के ऊपर कोई भी काबू नहीं रख पाता। लेकिन फिर भी इतने सारे, इसमें 193 सदस्य हैं, तो ये 193 सदस्य देश जो है अमेरिका को काफ़ी हद तक उसकी नीतियों में रोकने में सफल होते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संस्थाएं और गैर सरकारी संगठन, इसमें इस IMF के बारे में, विश्व बैंक के बारे में, विश्व व्यापार संगठन के बारे में, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये छोटा छोटा दिया हुआ है, लेकिन किताब में NCERT की बुक में ये काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। और 1 अंक वाले प्रश्न हैं, ये सारे ही करने हैं। 2 अंक वाले प्रश्न भी सारे ही करने हैं। इसके अलावा 4 अंक वाले प्रश्नों में संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य आ जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न कार्य, विभिन्न एजेंसियों के बारे में भी आ जाता है। और स्थायी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य की वीटो के अधिकार के बारे में भी पूछा जा सकता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ किस तरह से प्रासंगिक और उसमें कौन से सुधार किए जाने चाहिए, बुनियादी सुधार कौन कौन से किए जाने चाहिए, इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और वर्चस्व से निपटने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, सुरक्षा परिषद के कार्य, एमनेस्टी इंटरनेशनल के कार्य, संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत। और ये बहुत इम्पोर्टेंट कार्टून है, ये आता है, आया भी हुआ है पेपर में। और ये वाला भी इम्पोर्टेंट कार्टून है, गद्यांश दिया हुआ है। और 6 अंकों वाले प्रश्न में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए जो मांग की गई है, किस बेस पर की गई है, किस आधार पर किए गए हैं, वो आधार लिखने होते हैं इसमें, वो सारे इसमें आए। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों है, संयुक्त राष्ट्र संघ को और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, और संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, ये सारा आता है। ये सब नीचे देखें, सारे इनके उत्तर हैं, इनको याद कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ये, जिस तरह से BCD इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से आंसर नहीं आएंगे पूरा, इसके सामने जो उत्तर है हमें वो लिखना है। और 4 अंक वाले प्रश्न के उत्तर, सुरक्षा परिषद के स्थायी काम, एमनेस्टी इंटरनेशनल का बुक में से ही करो तो ज़्यादा अच्छा है, तो बहुत अच्छे से दिया हुआ है। और 5 अंक वाले प्रश्न के उत्तर, जो अनुच्छेद वाला ही होता है,
और कार्टून वाला होता है। एक मतलब एक अनुच्छेद वाला आएगा, एक कार्टून वाला आएगा और एक मैप का। 15 नंबर तो अगर आप अच्छे से कर लो तो ये कहीं भी नहीं गए। बस ये लेसन यहीं पे ही समाप्त होता है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गए होंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से आते हैं। और इसके अलावा अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।